प्यारे विद्यार्थियों, आपका बायोलॉजी मुकेश क्लासेस में स्वागत है। आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन है, उस डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इसके अतिरिक्त और भी प्लांटों में पाया जाता है, लेकिन आप इसको विशेषीकृत रूप में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को पाएंगे। तो यहाँ जो एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नुआस्चिन। तो नुआस्चिन ने दो पौधों को लिया था एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। एक का नाम था लिलियम और दूसरे का नाम था फ्रेटिलेरिया। तो लिलियम और फ्रेटिलेरिया नामक दो पौधों में इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी और उसको बड़े सरल तरीके से बताया था कि इनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिपल होता है। तो वो एंडोस्पर्म जो ट्रिपल होता है वो कैसे इसका निर्माण होता है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पे जो हमारा एंजियोस्पर्म होते हैं प्लांट, उसमें सबसे पहले इसकी जो डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था नुआस्चिन। क्या नाम था? नुआस्चिन। तो नुआस्चिन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। ये कौन से पौधों में की थी इन्होंने? तो इनका नाम था, पौधों का दो पौधे थे, एक का नाम था लिलियम। क्या नाम था? लिलियम। और दूसरे का नाम था फ्रीटिलेरिया। क्या नाम था? फ्रीटिलेरिया। फ्रीटिलेरिया। तो ये दो पौधे थे जिनमें नुआस्चिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। अब जो द्विनिषेचन का फिनोमिना है वो कौन से प्लांट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। किसमें? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, जिन्हें हम आवृत्त बीजी पौधे कहते हैं। तो आवृत्त बीजी पौधों में जो होता है डबल निषेचन पाया जाता है। अब यहाँ पे जो होता है, जो डबल निषेचन होता है, इसमें क्या, जो पौधा लिया जाता है तो इस पौधे में जो ये वाला पार्ट आपने देखा होगा, ये पुष्प में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुष्प में। अब इस भाग को हम कहते हैं पोलन सेक। क्या बोलते हैं? पोलन सेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। इंड्रोइसियम बोलते हैं हम। पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इंड्रोइसियम। ये भाग जो होता है ये फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलामेंट। इसी में जो एंड्रोसियम होता है, इसके अंदर ये जो पोलन सेक होता है, इसमें छोटे छोटे ये पार्टिकल पाए जाते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। अब जो ये पोलन ग्रेन होता है, यह स्ट्रक्चर हम यहाँ से पोलन सेक से बाहर निकाल लेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमने मान लेते हैं कि बाहर निकाल लिया, इस पोलन ग्रेन को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इस पोलन ग्रेन के ऊपर ऐसे एक खुरदरी लेयर पाई जाती है, ऐसे एक खुरदरी लेयर पाई जाती है। और जो ये लेयर पाई जाती है एक ऐसे पदार्थ से बनी होती है जो कि हमारे प्लांट जो होते हैं उन प्लांट में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं, जो कि ये प्लांट जगत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। इसे प्यारे विद्यार्थियों आप याद रखेंगे। और ये जो परत पाई जाती है इसे हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। एक्साइन के ऊपर ही स्पोरोपोलेनिन की परत चढ़ी रहती है, जो कि इसका ये फंक्शन होता है कि जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं उनको जीवाश्म के रूप में रखने के लिए कौन सी परत जो होती है वो उत्तरदायी होती है। तो आपका आंसर देना है कि स्पोरोपोलेनिन जो पाई जाती है वो होती है। इसके नीचे वाली जो लेयर आपको दिख रही होगी इसे हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। और जो इंटाइन लेयर होती है यहाँ पे एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम होता है पेक्टोसेलुलोज द्रव। और ये जो पेक्टोसेलुलोज द्रव होता है ये यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपको इसे याद रखना है। पेक्टोसेलुलोज द्रव। कौन सा? पेक्टोसेलुलोज द्रव। तो पेक्टोसेलुलोज जो द्रव होता है वो हमारे पोलन ग्रेन में पाया जाता है। अब इसमें बीच में जो ये गाढ़ा सा तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर हम इसलिए आपको बता रहे हैं इस टॉपिक में क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से जो पोलन ग्रेन होती है, यानी पोलन ग्रेन जो होते हैं उनमें एक नलिका निकल करके बाहर आती है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में इसका उपयोग होता है। अब हम देखते हैं जो हमारा फ्लावर होता है उसमें अब डबल फर्टिलाइजेशन है वो कैसे स्टार्ट होता है। देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने पोलन ग्रेन आपको बता दिया है कि कैसे क्या उसमें पार्ट पाए जाते हैं। तो इसी जो पोलन ग्रेन होता है, इसी पोलन ग्रेन में
इस टाइप से अभी आपने देखी होगी स्ट्रक्चर, और इस पोलन ग्रेन में ऐसी एक नलिका निकली रहती है, ये एक नलिका निकली रहती है। इसी पोलन ग्रेन की जो नलिका होती है, इसमें इस नलिका में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और बीच में ये न्यूक्लियस भरा होता है। आपको अभी हमने बताया था बाहर वाली जो परत होती है उसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, इसके नीचे जो पार्ट होता है वो एक्साइन कहलाता है और इसके अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम इंटाइन कहते हैं। तो यहीं से जो ये न्यूक्लियस निकले रहते हैं, अब इसी न्यूक्लियस को हम देखेंगे कि ये आपने पढ़ा होगा जो प्लांट होते हैं उनमें ये ओवरी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो ओवरी होती है इसी में ये जो पार्ट इतना होता है पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब की खोज किसने की थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो इस पोलन ट्यूब जो होती है इसकी खोज जीबी एमएससी ने की थी। किसने की थी? जीबी एमएससी ने की थी। तो ये जो पोलन ट्यूब होती है ये किसी बीजांड में जब प्रवेश करती है, ये पोलन ट्यूब जब किसी बीजांड में प्रवेश करती है तो इस बीजांड में जो कोशिकाएं होती हैं उनके पास में जा करके ये पोलन ट्यूब फट जाती है, और ये जब पोलन ट्यूब फट जाती है तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं जिसे हम प्राइमरी न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बीजांड पाया जाता है यहाँ पे संरचना पाई जाती है बीजांड की। तो इधर जो संरचना पाई जाती है इधर 3 सेल उपस्थित होती हैं इस बीजांड में, और इधर भी 3 सेल उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पे जो ये 3 सेल्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और ये जो एंटीपोडल सेल होती हैं ये चलाजल इंड की ओर स्थित होते हैं। किधर? चलाजा इंड की ओर स्थित होती हैं। बीच में ये 2 छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिख रही होंगी, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इधर जो पार्ट पाया जाता है इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल पाई जाती हैं। कौन सी? सिनर्जिड, जिन्हें हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और यहाँ यहीं पे एक संरचना पाई जाती है जिसे हम इग सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इग सेल। तो यहाँ पे जब कोई पोलन ट्यूब किसी बीजांड में या पोलन सेक में प्रवेश करती है तो जब वो प्रवेश करती है तो उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है प्राइमरी न्यूक्लियस। क्या होता है? प्राइमरी न्यूक्लियस। और एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, दूसरा होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, तो जब किसी बीजांड में परागनलिका प्रवेश करती है तो जो प्रथम न्यूक्लियस होता है वो प्रथम सेल से मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो यन होता है ये मान लेते हैं कोई इग सेल है। क्या है? इग सेल। जब यहाँ पे प्रवेश करेगी और यहाँ पे एक यन सेल होती है जिसे हम प्राइमरी न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जब आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो यहाँ पे जो संरचना बनकर तैयार होती है वो 2n संरचना बनकर तैयार हो जाती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ पे जो बनकर संरचना तैयार हुई वो जाइगोट कहलाती है। इसी जाइगोट को हम संरचना को बोलते हैं एपोगेमी। क्या कहते हैं? एपोगेमी कंडीशन कहते हैं। अब जो एपोगेमी कंडीशन में यहाँ पे जो जाइगोट बनकर तैयार हो जाता है ये फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। तो यहाँ पे जो ये संरचना 2n बनकर तैयार हुई इसी को हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी सत्य निषेचन। यदि क्वेश्चन आता है किसे कहते हैं तो आप इतना ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपने देख लिया कि जो जाइगोट संरचना बनकर तैयार हो जाती है वो 2n है। अब इस 2n जो संरचना तैयार होती है, ये 2n संरचना जो तैयार होती है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब एक हमारे इस बीजांड के अंदर एक और सेल बन जाती है तो उस सेल से जब फ्यूज होता है तो ये कहती है सेकेंडरी इग सेल। कौन सी? सेकेंडरी इग सेल है। सेकेंडरी इग सेल जो होती है वो आपस में यहाँ पे फ्यूज हो जाती है। तो 2n और 3 तो कितना बना लेता है? 3n। और ये जो संरचना बनकर तैयार होती है इसे हम इंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म। तो ये जो इंडोस्पर्म होती है यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम जो होता है फर्टिलाइजेशन वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो इसे हमने बोल दिया ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसे क्या बोल दिया? ट्रू फर्टिलाइजेशन। और सेकेंड टाइम जो होता है वो यहाँ पे होता है। तो इसमें इस आवृत बीजी जो पौधे हैं कितनी बार निषेचन हो रहा है? एक बार यहाँ हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है। तो इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है? तो इस डबल फर्टिलाइजेशन में जो इंडोस्पर्म बनकर तैयार होता है तो जब बीज जो बनता है उस जब हम सीड को कहीं पे जर्मिनेट के लिए रखते हैं तो उस जर्मिनेशन में जो इंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रिशन का वर्क करता है। तो इसलिए जो इंडोस्पर्म होता है वो किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए न्यूट्रिशन का वर्क करता है। तो अब एक बार में इसे हम समझेंगे कि मान लेते हैं कोई बीजांड होता है, उस बीजांड में कोई परागनलिका प्रवेश करती है और वो परागनलिका जब किसी बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो जा करके अंदर फट जाती है।
और फटने के बाद उसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और उसमें जो सेल्स होती हैं वो भी वहां पे प्रेजेंट रहती हैं। तो इसमें जो प्रथम न्यूक्लियस होता है वो प्रथम सेल से मिल जाता है। तो जब प्रथम न्यूक्लियस प्रथम सेल से मिलेगा तो यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, बनकर संरचना तैयार हो जाती है, जिसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी के बाद जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो सेकेंडरी सेल से फ्यूज होकर एक 3n संरचना बना लेता है, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो इस प्रकार किसी आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने क्विज है और हमारे वीडियो के यदि आपने अच्छी तरीके से देखा है तो ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की गई थी? तो आपने इसका भी उत्तर दे दिया होगा कि लिलियम और फ्रिटिलेरिया में की गई थी। तो ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।